नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। बात संसद सत्र की करेंगे जहां राहुल गांधी ने इंडो यूएस डील के बारे में बयान दिया है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल की बातें झूठ का पुलिंदा है। विस्तार से होगी इस पर चर्चा। बात एक ऐसे राज्य की करेंगे जिसने प्रगति, विकास, निवेश और रोजगार के नए प्रतिमान गढ़े हैं। बात यूपी के बजट की भी होगी और बात केरल की होगी जहां सबरीमला मंदिर सोना चोरी का मामला इस वक्त सियासत में गरमाया है और कोर्ट ने तो यह भी कह दिया कि राज्य ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। तो आखिर अदालत को यूं क्यों कहना पड़ा? होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। लोकसभा में बजट पर चर्चा जारी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चर्चा में हुए शामिल। अमेरिका के साथ डील पर उठाए सवाल। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा राहुल गांधी ने सदन में पेश किया झूठ का पुलिंदा। पश्चिम बंगाल में रेल परियोजनाओं को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का टीएमसी पर पलटवार। कहा मोदी सरकार ने प्रदेश को दिया रिकॉर्ड बजट आवंटन। ममता सरकार पर राज्य की जनता से नफरत करने का लगाया आरोप। तेज विकास की कहानी लिखता उत्तर प्रदेश। राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 9,12,696 करोड़ रुपए का बजट किया पेश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा बजट में रोजगार, बुनियादी ढांचा, महिला सशक्तिकरण, किसानों और युवाओं पर फोकस। मुंबई नगर निगम में बना भाजपा का मेयर। निर्विरोध चुनी गई रितु तावड़े। शिवसेना के संजय घाड़ी बने उप महापौर। ठाकरे परिवार का सबसे धनी नगर निकाय पर 25 वर्षों का वर्चस्व हुआ समाप्त। और सबरीमला गोल्ड चोरी केस में केरल हाईकोर्ट की राज्य सरकार को फटकार। विधानसभा चुनाव से पहले गरमाई सूबे की सियासत। मंदिर की बदहाल स्थिति और करोड़ों के सोने की चोरी पर कांग्रेस ने सीपीएम सरकार को घेरा। बीजेपी ने इसे बताया सबरीमला की उपेक्षा का मामला। तो सबसे पहले आपको बात करते हैं संसद के वर्तमान सत्र की, बजट सत्र की, जहां चर्चा जारी है और उस चर्चा में राहुल गांधी का मार्शल आर्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो कई बार ऐसे तथ्य लेकर आते हैं जिसके बारे में बाकियों को पता नहीं होता और वो उसको ऑथेंटिकेट भी नहीं करते। संसद के बजट सत्र में 8 दिनों के हंगामे के बाद चर्चा का शुभ मुहूर्त बना। प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी बजट चर्चा पर ग्रुप बनाने और चौंकाने से उन्होंने बात अपनी शुरू की और खत्म एआई और डाटा पर की। राहुल ने कहा कि मार्शल आर्ट की फाउंडेशन ग्रिप से शुरू होती है। लक्ष्य होता है कि ग्रिप मिलने के बाद चोक लेकर गला पकड़ लिया जाए, लेकिन अपने आरोप में कोई ठोस आधार राहुल गांधी नहीं दे सके। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी पहले कुछ देर दूसरे की भी सुनते थे। आज उनकी इतनी कमजोर निकली गप कि बोले कि सीधे बाहर निकल गए और वो बोलकर सीधे निकल गए। शायद बहुत देर सोकर जगे हैं। भारत इन वर्षों में फ्रेजाइल 5 से आज नंबर 4 की इकोनॉमी में पहुंच चुका है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील में बराबरी की शर्त पर नहीं किया गया है और सरकार को इस पर शर्म आनी चाहिए कि उसने भारत माता को बेच दिया है। यह राहुल गांधी ने खुला आरोप लगाया सरकार पर। आसन ने उन्हें बिना किसी आधार के तथ्य रखने पर कई बार टोका, लेकिन पूरी चर्चा में राहुल अपनी ग्रिप बनाने पर अड़े रहे। बजट सत्र में प्रतिपक्ष के नेता को बोलने देने की जिद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा पर आ गई थी। यह अलग बात है कि अविश्वास प्रस्ताव भी राहुल गांधी के मार्शल आर्ट का हिस्सा है, जिसमें आरोप लगाओ और भाग जाओ वाली कहानी लगातार काम करती रही है। संसद के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बीच हंगामा यह कोई नई बात नहीं थी, लेकिन एक अप्रकाशित किताब को लेकर इस तरह की सियासत पहली बार देखी गई।
राहुल गांधी जिस पुस्तक को लहराकर संसद भवन में प्रामाणिक पुस्तक बता रहे थे, जबकि लेखक प्रकाशक उनके इस दावे को खारिज करते नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि सिर्फ समस्या गिनाना सही है या फिर समस्या के संदर्भ में सरकार के सामने कुछ ठोस उपाय रखना भी सही है। ये जनता तय करेगी, क्योंकि जनता इन सारी चीजों को बहुत बारीकी से देख रही है। तो सबसे पहले आपको राहुल गांधी ने, जो नेता प्रतिपक्ष है, सदन में, लोकसभा में कहा क्या उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। मार्शल आर्ट की जो फाउंडेशन होती है स्पीकर सर, वो ग्रिप से शुरू होती है। जब हम शुरुआत करते हैं, हम ओपोनेंट पर ग्रिप लेते हैं, ग्रिप लेने की कोशिश करते हैं। ग्रिप नहीं होती है तो कुछ नहीं होता है। तो ग्रिप लेने की कोशिश शायद राहुल गांधी कर रहे थे। फिलहाल अनुराग ठाकुर ने इसका जवाब दिया, बीजेपी के नेता, क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। पहले ये होता था कि हमारे भाषण के बीच में राहुल जी भाग जाते थे। अब तो ये स्थिति आ गई कि पहले भागना शुरू कर दिया है, क्योंकि जिनको झूठ बोलने की आदत होती है वो ज्यादा देर टिक नहीं पाते। ना उनके आरोप टिक पाए कभी, ना ये नेता कभी टिक पाए। और उनके भाषण के बाद मैं शुरुआत तो ये कहूंगा, एक अरसा हुआ कि आप नींद से जागे, कृपया आप लोग कितना बदल गया भारत हो जाए, मगर आप माने ही नहीं। और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने क्या कुछ कहा, यह भी आपको सुनाते हैं। राहुल जी ने कहा कि हमारा देश, भारत देश को आपने सेल कर दिया है। मैं सदन में कहना चाहता हूं, आज तक कोई माइके लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। तो जो देश बेचने की बात कर रहे थे, उस पर कहा कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को बेच सके और दूसरा कोई खरीद सके। अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय आईटी मंत्री, उन्होंने एआई को लेकर के जो अपना बयान दिया, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे थे कि डेटा और एआई दरअसल इसको खरीदने बेचने की वो बात कर रहे थे। तो डेटा और एआई को लेकर के स्थिति साफ की अश्विनी वैष्णव ने। भारत का डेटा बहुत ही सुदृढ़ कानूनी स्वरूप में है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत है। बहुत सारी चीजें जो भारत के जितने भी सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उनके सबके अपने अपने रेगुलेशंस हैं, और इस तरह के आरोप लगाने से पहले चीजों को ऑथेंटिकेट करना चाहिए। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ अजय वर्मा, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, मैं उनको देख पा रहा हूं। बहुत स्वागत है अजय जी आपका। और हमारे साथ विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, जुड़े हुए हैं। राजेश राज, हमारे संवाददाता, इस वक्त ग्राउंड जीरो से लोकसभा और संसद की पूरी कार्रवाई कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले राजेश, आपके पास आते हैं ग्राउंड जीरो से। आप हमको क्या जानकारी देंगे, किस तरह की गहमा गहमी और पॉलिटिकल रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं राहुल गांधी के इस बयान के बाद, किस तरह से लिया जा रहा है इसको? देखिए, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और निश्चित तौर पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के चर्चा के दौरान उनको बोलने का अवसर मिला था, लेकिन आपने देखा कि बहकी बहकी बातें संसद के अंदर कर वो सिर्फ जनता का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। सरकार पर बिना तथ्य के आरोप लगाना, किसी भी चीज़ को ऑथेंटिकेट करने की बात कहना और तथ्य प्रस्तुत न करना उनकी आदत बन गई है। और आज उसकी पुनरावृत्ति एक बार फिर देखने को मिली, जब बजट पर चर्चा के दौरान उनको बोलने का मौका मिला, लेकिन बजट को छोड़कर उन्होंने तमाम बिंदुओं पर बोलने की कोशिश की, सिर्फ बजट पर नहीं बोल पाए। बजट पर कोई तैयारी उनकी नहीं थी, या यूं कहें कि उनके भाषण का जो अगर लब्बो लुआब हम देखें निखिल, तो उनके भाषण में कोई वैसा तथ्यात्मक जो है वो कोई कंटेंट नहीं था जिससे वो सरकार को मजबूती से घेर सके। उनके पास घेरने के लिए बहुत सारे मौके थे, ऑथेंटिकेट करने के बहुत सारे मौके थे, लेकिन वो लगातार पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल से कहीं ना कहीं
हम कह सकते हैं कि रस्सा कस्सी करते हुए नजर आए। जगदम्बिका पाल को वो ये भी कहते हुए दिखाई पड़े कि कभी आप मेरे साथ थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जगदम्बिका पाल कभी कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और वो आसन पर थे। पीठासीन सभापति को ये कहना कि कभी आप मेरे साथ थे, यह कहीं ना कहीं हास्यास्पद दिखाई पड़ता है। लगातार अनिल अंबानी का नाम लेना, वैसे सदस्यों का नाम लेना जो रूलिंग से बाहर है, किसी भी गैर संसद सदस्य का नाम सदन के पटल पर नहीं रखा जा सकता है, यह रूलिंग के खिलाफ है। और इसी को लेकर जगदम्बिका पाल जो पीठासीन सभापति हैं वो लगातार टोकते रहे उनको। पूरे टोका टोकी के बीच उनका भाषण खत्म हुआ और भाषण खत्म होने के बाद फिर एक बार नॉन सीरियस लीडर का परिचय देते हुए सदन से वो बाहर निकलते हैं और अपनी साथ पूरी टोली लेकर बाहर निकल जाते हैं। बाहर आने के बाद जो पूर्व संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी ने कड़ा प्रतिवाद किया। वो कोयला मंत्री भी हैं और पूर्व संसदीय कार्य मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि बिना ऑथेंटिकेट किए राहुल किसी पर कैसे आरोप लगा सकते हैं। जब इमरान मसूद कांग्रेस की बारी आई बाहर बाइट देने की, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पास पूरा तथ्य था ऑथेंटिकेट करने का, वो लेकर गए थे, उनके पॉकेट में सब कुछ था, लेकिन पॉकेट से सब कुछ बाहर निकल नहीं पाया क्योंकि आसन ने उनको बोलने की अनुमति नहीं दी। तो अब आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस को राहुल को डिफेंड करने वाले जो कांग्रेस के लोग हैं वो किस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से आपने देखा कि किरण रिजिजू ने किस अंदाज में उनका प्रतिवाद किया कि देश बेचने की बात करने पर उन्होंने कहा कि कोई माई का लाल नहीं है जो देश को खरीद सके और बेच सके, कोई खरीदने वाला ऐसा लोग नहीं है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि राहुल गांधी का आज भी फ्लॉप शो देखने को मिला और वो सरकार को घेरने के बजाय खुद घिरते हुए नजर आए। ठीक है। विनोद मिश्रा, ये आपने देखा कि बार बार राहुल गांधी से कहा जा रहा है कि भाई आप तथ्यों पर बात करें, और इससे पहले भी, चाहे वो सिर्फ सदन में ही नहीं, जब उनसे चुनाव आयोग कहता है कि आप एफिडेविट दे दीजिए तो कहते नहीं हम एफिडेविट नहीं देंगे। यहाँ उनसे कहा जा रहा है जो आप तथ्य जो कह रहे हैं उसको ऑथेंटिकेट कर दीजिए, तो वो भी ये नहीं करते। ये किस तरह की सियासत है? और उसका फिर सुनना भी नहीं है, उठकर चले जाना है, जिसके लिए इतनी लड़ाई थी कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता। तो ये तो सभी देख रहे हैं कि भाई आप बोल रहे हैं तो कम से कम उसका जवाब भी सुनकर जाइए। निखिल, निश्चित रूप से। और आज जो प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने मार्शल आर्ट से जो परिचय कराया है देश को, ये भी एक नई चीज़ उन्होंने दिखाई है कि उन्होंने कहा कि सीधे सीधे कहा कि मार्शल आर्ट की जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ग्रिप में लेना और चोक करना। तो वो जो अपोनेंट को जो ग्रिप में लेके चोक करने आए थे, तो मुझे लगता है कि उसके लिए वो इतने सारे सवाल वो दाग रहे थे कि अपोजिशन को वो किस तरह से चोक कर दे। अब सवाल है कि ये संसद है और संसद की एक प्रक्रिया है और संसद की एक मर्यादा है। अब इस मर्यादा में जब आप इन चीज़ों को लाते हैं कि अब बजट की चर्चा में आप बोलने के लिए खड़े हुए थे, तो 140 करोड़ का ये देश तो आपसे उम्मीद कर रहा था होगा कि इस बजट में जो सरकार की खामियां हैं और उस खामियों में बेस्ट सुझाव क्या हो सकते हैं वो प्रतिपक्ष के नेता रखे। लेकिन आपका टारगेट सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर मोदी था जी। आप सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के इमेज को लेके हमेशा एक इस कदर आपने अपने हर भाषण में और हर स्पीच में सिर्फ टारगेट पीएम मोदी को किया है। तो आप इस देश के 140 करोड़ के देश के युवा लोगों के एक प्राइम मिनिस्टर को आप किस तरह से चौक करने की बात करते हैं। तो राहुल गांधी को बात जो अनुराग ठाकुर जी कह रहे थे कि भाई आप बहुत देर से सो के जगे हैं, तो आप डेफिनेटली सो के जगे हैं। आप इस देश ने 11 सालों में, पिछले 11 सालों में जो प्रोग्रेस किया है, क्या ये इस देश के किसी भी एक आम इंसान से छुपी हुई चीज है? आज आप यूपी की बजट कर रहे थे निखिल, एक बीमारू राज्य से यूपी ने किस तरह का आज एक अपना बजट किया है वो हमने देखा है। इस देश ने कैसा बजट दिखाया है ये दुनिया ने देखी है। अब आप इसको आप एक तरह से साबित करना चाह रहे हैं कि भारत एक ऐसा बीमार देश है जो सीधे सीधे प्रेसिडेंट ट्रंप के से झुक गया और चोक कर दिया और उसने आपने डर गए और आपने डील कर लिया। सवाल है एक डील अभी एक ड्राफ्ट में है, बहुत चीजें हैं जो अभी भी संशोधन के उसमें हो रहा है। आप उसको एक पक्का मान के पूरी तरह से आप बरस रहे थे उन चीजों को लेके। सवाल इसका नहीं है, सवाल एक सीधे सीधे फ्रस्ट्रेशन है कि राहुल गांधी को सीधे सीधे पीएम को हर तरह से आप पीएम के इमेज को जो ध्वस्त करने और चोक करने की कोशिश करते हैं, वहां आपका मार्शल आर्ट आप एक तरह से फेल कर जाता है।
आप पार्लियामेंट में बैठे हैं, सरकार के जितने भी अभी तक के उपलब्धि है सबके बारे में आप खामियां गिना सकते हैं। हर में खामियां, मैं नहीं कहता हूं कि सारी चीजें एकदम दुरुस्त है, लेकिन उसके बदले में आप सीधे प्राइम मिनिस्टर मोदी के इमेज पे लाते हैं। आप क्या क्या नहीं इमेज को बस करने के लिए चीजों को लाते हैं। ये अनिल अंबानी का नाम जो राजेश बता रहा है, वो भी आप एक इमेज पे ही, पीएम के इमेज पे अपडेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें बताता है कि फैक्ट्स को लेके जो देश आपको एक प्रतिपक्ष के रूप में आज सुनना चाह रहा होगा, मुझे लगता है कि आपने सिर्फ मार्शल आर्ट कह के उसको निराश किया है। ठीक है। अजय वर्मा जी, जैसे ये सारी बहस हुई जाहिर तौर पर बजट पर हुई, और अगर इंडो यूएस डील की बात कर रही थी, मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी उनके पॉइंट्स गिनाते और ये बताते कि भाई ये चीज़ें आप में कमियां हैं और ये चीज़ें आपने गलत की हैं, तो बेहतर नहीं होता? ये सारे सवाल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो शायद ना आते, वो ऑथेंटिकेट कर पाते उन चीज़ों को। निखिल जी, मेरा नमस्कार सबसे पहले जी। और अभी आदरणीय सलाहकार संपादक एक लिखी हुई किताब का और प्रवचन का उद्घोषक कर रहे थे, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि प्रवचन तो अच्छी तरह से सुन लेने चाहिए और लिखे हुए खासकर, जिसमें अपना कोई कहानी ना हो, सरकार द्वारा लिखित और प्रायोजित हो। अच्छा है, अच्छी चीजें हैं, अच्छी चीजें सुननी भी चाहिए, समझना चाहिए और उन्हीं से सार निकाल लेना चाहिए। सार ये है कि जब से लोकसभा शुरू हुई, स्पीकर का पद एक ऐसा पद होता है जो सबके लिए समान होता है। देखिए, विपक्ष के सांसद भी और विपक्ष के नेता भी देश की इसी जनता ने चुन के भेजा है। वो कोई अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, चाइना से, अमेरिका से या ब्रिटेन से नहीं आए, वो भारत की जनता ने भेजा। फर्क इतना है कि हमको गरीब ने, हमको ओबीसी ने और एससी ने चुन के भेजा है, इनको अडानी ने, अंबानी ने और उनके मित्रों ने चुन के भेजा है। नहीं, सबको देश की जनता ने चुनकर भेजा है। ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो जाएगा। मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं, सबको जनता ने चुनकर भेजा है। किसी की संख्या ज्यादा है, किसी की कम है। जिनकी संख्या ज्यादा है वो सरकार है, जिनकी कम है वो विपक्ष है। एज सिंपल एज दैट। जी बोलिए सर। इनको ज्ञानेश जी ने भी चुन के भेजा है। एक और नाम ऐड कर रहा था मैं, आपने अभी बीच में रोक दिया। आदरणीय ज्ञानेश जी ने भी चुन के भेजा है। तो मेरा खैर है, देखिए, हर आदमी को इस लोकतंत्र में आर्टिकल 319, वो आर्टिकल 19 और 14 और 15 फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। तो मुझे सुन तो लीजिए। आपने अपना पक्ष रखा, विनोद जी ने अपना रखा, बीजेपी अपना रखेंगे, सरकार यही काम तो देश की सरकार में स्पीकर अपोजिशन और राहुल गांधी को पक्ष नहीं रखने देते हैं, और यही काम डीडी न्यूज पर आप लोग करेंगे। तो ये कहाँ का न्याय है? न्याय संगत तो होना चाहिए, ये अलग बात है। मैं क्या रख रहा हूं, मुझे अपनी रणनीति बनाने दीजिए। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि स्पीकर ने देखा और किस तरह का रवैया स्पीकर साहब था। तो आज देश में, आज आजादी के बाद चौथी बार, 3 बार पहले भी स्पीकर को जाखड़ साहब के खिलाफ था, एक और 2 लोगों के खिलाफ था, हटाने का दिया जा चुका है नोटिस, लेकिन इतने भारी समर्थन 118 सांसदों के साथ दिया गया। और मैं समझता हूं कि उनकी नीति और नीयत के ऊपर सवाल है। राहुल गांधी जी बजट पे चर्चा कर रहे हैं, देश के हालात पे तो चर्चा कर रहे हैं। वो कोई पाकिस्तान पे चर्चा कोई कर रहे हैं, वो चाइना को लाल आंखों पर 36 इंच सीने पे कोई कर रहे हैं। राहुल जी ये बता रहे हैं कि इस देश में अगर इंटरनेट की बात होती है तो आपको याद होना चाहिए स्टारलिंक, हमारे देश में हमारे स्टारलिंक पर 2 कंपनियों को अमेरिका की आफ्टर ट्रंप मंजूरी दे देगी और देश में वो आके घुस गए हैं और हमारे सब संसाधनों पे चले जाएंगे और यहाँ से सारा डाटा लीक हो जाएगा। तो पता नहीं कौन सा कारण है, उन्हें क्यों परमिशन दिए, सस्ता होने की वजह से या मित्रता की वजह से या सरेंडर की वजह से या और कोई सा कारण भी हो सकता है। तो अगर आप अध्ययन करें और स्टारलिंक पे पढ़ें, 2 लोगों को, 2 वनमती अमेरिका की, हमारे यहाँ का कमिटी। वैसे तो आप कहते हैं कि स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। गाड़ी में चश्मा में वे गाड़ी विदेशी, जहाज विदेशी, मफलर विदेशी, जूते विदेशी। जब देश के मुखिया पहनते हैं तो आम आदमी की तो छोड़ ही दीजिए। अब तो हद हो गई। उस ट्रेड डील में इन्होंने पहले कहा था कि किसानों से संबंधित कोई चीज नहीं होगी। आज अखबार उठा के पढ़िए, मैं दिखाऊं आपको। भारतीय बाजार में दाल भी बेचेगा अमेरिका। गरीब की थाली से जो दाल चावल जो देश का 95% लोग खाता है उसको भी छीन लेगा, वो भी बेचेगा। और अमेरिका को जानते हैं कि अमेरिका केवल 34 करोड़ की कंट्री है। जी नहीं, मैं आपको ये अखबार दिखा रहा हूं, आपको अखबार। देखिए कि अमेरिका के उसी ड्राफ्ट में संशोधन किया है, उस दाल को हटाया है।
मैं इसलिए रोक रहा था आपको। आप जो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, आप मत खेलिए, आप झूठ बोल रहे हैं। आज का देख लीजिए सर, अखबार पढ़ते हैं तो ताजा पढ़िए ना, बासी अखबार क्यों पढ़ रहे हैं? आज का आप देखिए, एक चीज आज पल्सेज को भी हटाया, अमेरिका ने जो चर्चा की थी पल्सेज को हटाया है। मैं आपको अपडेट कर रहा हूं, पल्सेज उसमें नहीं है। एक चीज और आपने बड़ी सफाई से दाल के साथ आप चावल देख भी जोड़ लीजिए दिया। सर, आज का अखबार पढ़िए। अब देखिए, मैं आपको शुरू में ही बता दिया, ये आप ही एक ड्राफ्ट है, ये इसमें कोई साइन नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है, दोनों देश अपने अपने फायदे के लिए अपने अपने चीजें को रखेंगे। अमेरिका ने रखा, भारत ने ऑब्जेक्ट किया, अमेरिका ने हटा लिया। मैं भी तो बोल दूं, अभी डील हुई नहीं है, ड्राफ्ट का फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है, पूरा देश ताली बजा रहा है, माला पहन रहा है, स्वागत कर रहा है। ये कौन सी आपकी रणनीति है? आप करें तो रामलीला रासलीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। भाई ये बहुत गलत बात है, ये बड़ी गलत बात है। अच्छा, यही तो बात कह रहा था अजय जी, यही तो कह रहा था कि अगर राहुल गांधी ने जब अभी ड्राफ्ट में है तो ये सारी चीजें वो एक एक पॉइंट उठाते रहते और कहते भाई ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये गलत है, ये गलत है, तो वो तो उन्होंने किया भी नहीं। सर हम तो आपके ड्राफ्ट फ्रेम को, जो सरकार चेहरा दिखा रही है, जो धूल, सच बात मान लीजिए चेहरे पे धूल है और इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है, इल्जाम आईने पे लगाना। ठीक है सर, ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं, तो उसे ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा ये कह रहे हैं कि सारी, जवाब तो ले ले सर। तो कौशल कांत मिश्रा कह रहे हैं कि सारी चीजें ये जो है ये झूठ है। किताब लाए भी बीजेपी की लिखी हुई। ठीक है, कोई बात नहीं, अब सुन भी लीजिए, उनको भी सुन भी लीजिए ना। आप लगातार बोले हैं, खुद करें तो रासलीला और राहुल गांधी करे तो करेक्टर ढीला। तो राहुल गांधी का करेक्टर तो ढीला है, वो तो सदन ने देख ही लिया, देश ने देख लिया। एपिस्टन फाइल नहीं है। अरे भैया, एपिस्टन फाइल नहीं है सर, अब उनका भी सुन लीजिए, वो सारे फाइल बताएंगे आपको। मैं बड़े बहुत देर तक मैंने सुना ना, राहुल गांधी को देश ने सुना, आपको भी देश ने सुना, जवाब तो सुन लीजिए। राहुल गांधी करेक्टर ढीला नहीं होता तो जिस तरीके। कपिल मिश्रा आपका मिनिस्टर है, कपिल मिश्रा आपका अजय जी, आपका 4 मिनट सुना है उन्होंने धैर्य से, आप एक बार सुन लीजिए उनको। आपका 4 मिनट सुना है, आप एक बार धैर्य से सुनिए। नहीं, ये संसदीय भाषा पे जा रहे हैं। नहीं प्लीज, आप वो जो कह रहे हैं आप उनकी बात सुनिए प्लीज। मैंने उसको आगे बढ़ा दिया, संसदीय भाषा की बात नहीं है। पटेल, एक हस्बैंड ने गवर्नर साहब के, उनका लेटर भी बाजार में घूम रहा है। चलिए सर, उस तरह से बहुत सारी चीजें आगे जाएंगी। अभी अजय जी सुन तो लीजिए, आप कह रहे थे हमें बोलने नहीं दिया जाता। अब इस विपक्ष का चेहरा आप खुद दिखा रहे हैं। मैं अगर उसको कहूं कि खुद बोल लिया, दूसरों को बोलने नहीं देंगे, ठीक है, तो ये भी तो लोग देख ही रहे ना। मुझे तो लगता है भाई लोग देख रहे हैं, जो भी जो कर रहा है वो लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए। राहुल गांधी का कैरेक्टर ढीला मैंने इसलिए बोला क्योंकि जैसा भाषण, जैसा आचरण और जैसी शैली संसद में दिखाई, उसको कैरेक्टर ढीला ही तो कहेंगे। आप ये बताइए, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ऐसे दे रहा हूं, ऐसे बोल रहे थे। आप ये देखिए कि ये कहां एलओपी है ना, आप लोगों ने एलओपी बनाया है ना। उन्होंने अपना भाषण दिया और अपने गुंडों के गैंग साथ भाग गए। क्यों भाग गए? पत्थर मारो, आरोप लगाओ और भाग जाओ। इसके अलावा राहुल गांधी ने किया क्या है? जाने कितनी बार कोर्ट में माफी मांग चुके हैं, कोर्ट में रिटर्न में हलफनामा देकर के अभिषेक मनु सिंघवी के थ्रू माफी मांगी है सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा झूठे आदमी को क्यों एलओपी बना रखा भाई? कम से कम उनको इतनी अकल तो होनी चाहिए कि सदन में बोलते कैसे हैं, इतनी गरिमा तो होनी चाहिए। मैं एक बात कहूंगा, वो इसलिए गरिमा नहीं दिखाते क्योंकि एक्चुअली वो सही इंडियन है नहीं। और ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया था और मैं अब फिर उठा रहा हूं। आपको एक किस्सा सुनाता हूं। होलकर, अहिल्याबाई होलकर के परिवार में जब डिस्प्यूट आया था प्रॉपर्टी का, तो उनके एक बेटे थे यशवंत राव होलकर। उनकी जब मृत्यु हुई तो उनकी जो शादी हुई थी वो अमेरिकन के साथ हुई थी। तो जब अमेरिकन के साथ हुई तो उस समय सारी प्रॉपर्टी उस अमेरिकन के बेटे के पास जानी थी। तो ये मना किया गया, और किसके द्वारा मना किया गया? नेहरू जी के द्वारा, पटेल जी के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। क्यों? क्योंकि भारतीय पति था और पत्नी विदेशी थी, और राहुल गांधी में भी यही है। इसलिए वो देश के लिए कभी सच नहीं बोल सकते और हमेशा देश की गरिमा को धूमिल करते हैं। मुझे लगता है एक ही डिसीजन नेहरू जी ने ठीक लिया था कि एक विदेशी मूल के जो पार्शियल भी था उसको संपत्ति नहीं दी थी, पर आज के कांग्रेसियों ने पूरा देश दे दिया एलओपी बनाकर। ठीक है, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो इस चर्चा को जारी रखेंगे।
मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मेरी बेटी रिया तो पायलट बनेगी, है ना? मेरी गुड़िया तो फैशन डिजाइनर ही बनेगी। हाँ? अरे रिया कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम चर्चा कर रहे हैं संसद के इस वर्तमान सत्र की, जिसमें LOP राहुल गांधी ने जो इंडो US डील है, ट्रेड डील है, उसके बारे में अपना बयान दिया है। और सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि ये झूठ का पुलिंदा है। इस पर हमारी चर्चा जारी है। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस विषय पर जुड़े हुए हैं। राजेश राज हमारे संवाददाता इस विषय पर जुड़े हुए हैं। राजेश, जो बात आपने कही वो सब तो ठीक है। अनुराग ठाकुर ने भी उस बात को कहा कि भाई LOP बात सुनते हैं और चले जाते हैं। इस बार पहले से हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये जो पूरा इस बार का जो इनका भाषण रहा है, उसमें कहीं भी उन्होंने बजट की चर्चा की क्या? राहुल गांधी ने कुछ पॉइंट्स उसके भी रखे या कहीं भी उसकी बात नहीं की, क्योंकि चर्चा बजट पर थी? देखिए, इसी बात को लेकर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो आक्रामकता दिखा रहे हैं हाउस से बाहर आकर, और वो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि जब चर्चा बजट पर थी तो उन्हें बात बजट पर रखनी चाहिए थी। और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी जब बोलने के लिए खड़े होते हैं तो तमाम लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पर भी जब वो बोलने के लिए खड़े हुए तो राहुल गांधी के पास सरकार को घेरने के लिए पर्याप्त मौका था। वो तथ्यों के साथ चाहते तो सरकार को घेर सकते थे। और वाकई विपक्ष की जो भूमिका होती है वो सरकार की आंख खोलना, सत्ता की आंख खोलना ही विपक्ष का काम होता है, रचनात्मक सहयोग के जरिए और रचनात्मक विरोध के जरिए। लेकिन राहुल गांधी बहस विमर्श और वोट में भाग लेने के बजाय कहीं ना कहीं सदन में जब आते हैं तो वो कुछ ऐसी घटनाओं में संलिप्त होते हैं जिसकी वजह से चर्चा के केंद्र बिंदु को हासिल करना चाहते हैं। और वही नज़ारा आज देखने को मिला। जगदम्बिका पाल कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, पीठासीन सभापति थे, लगातार उनके साथ रस्साकसी देखने को मिलती रही। जगदम्बिका पाल ने उन पर तंज भी कसा और कहा कि अगर आपने पहले मेरी बात मान ली होती तो आज आप वहाँ नहीं होते जहाँ आज आप बैठे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब पीठासीन सभापति पर आप ये कह रहे हैं कि कभी आप मेरे पाले में थे, आज आप उधर चले गए हैं, तो भला वो क्यों चुप रहते? उन्होंने कहा कि जब आपके साथ थे तो मैंने आपको सुझाव दिया, वो सुझाव आपने माना नहीं और लिहाजा आज आप विपक्ष पर हैं। बिना इसको कोट किए हुए उन्होंने कहा। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी अपने भाषणों में बिना कंटेंट के वो उपस्थित हुए और बिना तैयारी के चीज़ों को ऑथेंटिकेट करने की बात करते रहे, लेकिन कोई ऐसा तथ्य वो प्रस्तुत नहीं कर पाए जिससे सरकार पर सवालिया निशान लग सके। एक तो सरकार पर सवालिया निशान लग सके राजेश, और दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट दरअसल मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि क्या वो बजट पर कुछ भी बोले, एक भी सेंटेंस कुछ कोई थोड़ा एक, लेकिन आप कह रहे हैं कि शायद उन्होंने बजट पर कुछ नहीं बोला। बजट पर उन्होंने कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया और लगातार सरकार के लोग यही कह रहे थे कि आप विषय पर बोलें। जब विषय निर्धारित है और संसद जो है नियम कानून प्रक्रिया से चलता है, जो
बहस विमर्श अगर कहा जाता है कि अगर किसी मुद्दे पर आपकी बात न बने पॉइंट में दरअसल तो आपसे समझना चाह रहा था, विमर्श कर लो, वोट कर लो। बिल्कुल 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 राजेश, ये पॉइंट मैं आपसे समझना चाह रहा था, क्योंकि अलग अलग हेड्स में फिर चर्चा होती है, फिर क्यों राष्ट्रपति का अभिभाषण पर चर्चा अलग से क्यों होती है, बजट पर क्यों होती है, इन चीज़ों का चूंकि अपना महत्व है। बहरहाल विनोद मिश्रा जी, इन सारे तथ्यों के बावजूद मैं कहता हूं कि एक पॉजिटिव चीज तो हुई कि कम से कम ये जो गतिरोध था ये टूटा। 11 दिनों तक आप देख रहे थे कितना शोर शराबा, कोई किसी को बोलने नहीं दे रहा है, बहुत सारी बातें हुई, कम से कम गतिरोध टूटा, राहुल गांधी बोले, सदन तो चल रहा है, ये अच्छी बात है। निखिल, मैं आपके सवाल जवाब देने से पहले मैं अजय जी के फेवर में कुछ बोलना चाहता हूं कि अजय जी ने बहुत तार्किक बात सब रखी है कि राहुल गांधी ने आज जनसंख्या का मुद्दा उठाया एआई के जरिए और डेटा के जरिए। तो राहुल गांधी ने कहा कि ये सारा समझौता जो हुआ है, ट्रेड डील जो हुआ है, वो हमारे आबादी को लेके, डेटा को लेके हुआ है। बहुत सही बात कही है उन्होंने, लेकिन वो ये एक साथ भी उन्होंने कहा है कि ये जो आबादी है ये हमारी एक तरह से स्ट्रेंथ है। तो मैं पूछना चाहूँगा अजय जी, अगर अपनी बारी में आए तो उनके ही कांग्रेस की सरकार में इंदिरा जी से लेके जो नसबंदी का शुरू हुआ था, फैमिली प्लानिंग का शुरू हुआ था, परिवार कल्याण का शुरू हुआ था स्कीम, क्या वो बकवास था? क्या ये नहीं होना चाहिए था? या वो कह रहे हैं कि ये जितना फैमिली प्लानिंग और ये जितना जो परिवार कल्याण है सब बकवास चीज़ें थी, आप आबादी बढ़ाओ, ये आपका डेटा है और इसी पे एआई का खेला है। अमेरिका आपके सिर्फ आबादी पे ये कर रहा है, आबादी को भोजन भी देना पड़ता है सर। 25 करोड़ आबादी इसी मोदी के दौर में गरीबी से आज ऊपर उठे हैं, ये भी सरकार का काम होता है। आज ही यूपी में जो योगी आदित्यनाथ बजट कर रहे थे, 6 करोड़ आबादी यूपी में गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। सिर्फ आबादी बढ़ाना डेटा करने से नहीं होता सर, उसके साथ में उसके सरकार को उनके जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो भी पूरी करनी होती है। तो क्यों आपके सरकार ने उसके डर से, आबादी के डर से फैमिली प्लानिंग और संजय गांधी का वो नसबंदी, सबको याद है पूरी देश को, तो क्या उन्होंने गलत किया था? तो ये आप खुल के कहिए। रही बात कि तथ्य की बात, जब आप कह रहे थे, आपको जो बात अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं अजय जी, कि आप जितने भी चीज़ें गिना रहे थे, आप बांग्लादेश से भारत की तुलना कर रहे थे। आप सोचिए कि ट्रेड डील में बांग्लादेश के साथ में अमेरिका का क्या ट्रेड डील है, आप शायद एक बार पढ़ लेते। भारत अमेरिका का कपास बांग्लादेश लेगा और उसके बाद उसको 19% टैरिफ लगेगा। भारत के साथ ट्रेड डील में बताइए कोई ऐसा डील है जो आप अमेरिका के चीजें लेंगे और आप अमेरिका को भेजेंगे, अपना टेक्सटाइल की चीज प्रोडक्ट उसको भेजेंगे? सवाल इतना छोटा करके भारत को मत आकिए। आप भारत को छोटा, आप मोदी को छोटा करने के तेज में आप भारत को छोटा कर रहे हैं। आपका टारगेट सिर्फ पीएम मोदी होता है। यही दिक्कत है कि आप देश और एक पीएम में, बीजेपी में, देश में फर्क नहीं कर पाते हैं। ठीक ठीक, ये जवाब ले लेते हैं। अजय वर्मा जी, सीधा आरोप है भाई, विनोद मिश्रा जी कह रहे हैं कि आप जो है मोदी का विरोध करने के चक्कर में देश को छोटा करने लगते हैं और ये गलत है। कम से कम भारत और अमेरिका एक दूसरे के बरक्स। जी जी, सवाल। देश के प्रधानमंत्री देश के होते हैं और देश के प्रधानमंत्री को फॉलो करते हैं। यहां से शुरू कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी को हम फॉलो करते हैं, हम लोग सब फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं? जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में गए थे तो चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर थी 67 बार, 67 टाइम्स कांग्रेस 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 कांग्रेस। कांग्रेस राष्ट्रपति है क्या? तो उसी का अभिवादन राहुल गांधी जो अजय वर्मा करते हैं कि प्रधानमंत्री को फॉलो करना गुनाह है तो ना करें, आप लोग मना कर देना हमें। अब दूसरी समझिए, ज्ञानी है, पढ़े लिखे आदमी है, सलाहकार संपादक अच्छे आदमी है, लेकिन जब चश्मा बीजेपी का चढ़ा लेते हैं दिक्कत। सुनिए जरा, पढ़ के सुनाता हूं। व्हाइट हाउस का फैक्ट शीट है, आपके पास भेज रहा हूं। दावा किया है कि भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं में अमेरिकी खाद्य कृषि उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला पर टैरिफ या तो खत्म कर देगा या घटाएगा। जिन खाद्य एवं कृषि उत्पादों का जिक्र किया है उसमें अनाज से इथेनॉल, इंग्लिश को हिंदी में किया है मैंने, इथेनॉल निर्माण के बाद बचा हुआ उच्च प्रोटीन वाला सूखा पशु चारा, लाल ज्वार, ताजा और प्रिंसरंस फल, कुछ दालें, सोयाबीन तेल, शराब और स्प्रिट और अन्य उत्पाद शामिल है। खास बात इसमें यह है कि भारत सरकार लगातार कहती रही है कि दालों को समझौते से बाहर रखा गया। अच्छा, अब आप कहेंगे कि फ्रेमवर्क के आगे बदल जाएगा। कहां से पढ़ रहे हैं सर? अरे भाई, ये उसके अमेरिका का दावा कह रहे हैं। ये कहां से पढ़ रहे हैं सर? व्हाइट हाउस ने जो फैक्ट शीट में दावा किया है वो फैक्ट शीट आपको भेज दूंगा मैं, उसे पढ़ लेना। तो भारत सरकार का दावा क्यों नहीं मान रहे सर आप? भारत सरकार का भी तो दावा करेगी। क्यों?
ये डील तो ट्रंप ने घोषणा करके करी है ना, भारत सरकार के कहने से कोई, ये तो एपिस्टन फाइल और अडानी को दबाने के लिए, नाम निकालने के लिए सरेंडर और कंप्रोमाइज हुआ है मामला देश की तरफ से, ये तय है। और ये पूरा देश कह रहा है आपको छोड़कर और कुछ चैनलों को छोड़कर, पूरे देश में चर्चा है। अब आप आगे सुन लीजिए, ठीक है, आगे तो सुन लीजिए जो और बात कह रहे थे बजट के ऊपर। मैं राहुल गांधी का पूरा भाषण, पीडीएफ फाइल है मेरे पास जो कांग्रेस पार्टी ने दी है, आपको भेज रहा हूं, या तो जनता को सुनवा दीजिए। बजट पे उन्होंने चर्चा कितनी करी है। इन्होंने कहा कि उन्होंने फैक्ट्स नहीं रखे, मतलब अगर हमने बजट पर चर्चा करी तो वो आपके कथन से फैक्ट्स नहीं है। मैं बजट की ही बात एआई कह रहा था सर, मैं कहा मना कर रहा हूं, बजट के ही चर्चा में एआई था, उसी में राहुल गांधी ने जनसंख्या को लाया था। मैं तो कह रहा हूं मैंने राहुल गांधी को हमने देखा है सर, न्यूज ने हमने चलाया है सर, तो हम कहां इस बात से नकार रहे हैं? नहीं, अभी आपके एंकर, अभी आपके जो संवाददाता खड़े वो कह रहे थे कि उन्होंने बजट पे कुछ नहीं बोला और कुछ भ्रामक तथ्य रखे हैं केवल। इन्हीं का रिकॉर्डिंग सुन लीजिए जो माइक लेकर सबसे बड़ी पंचायत के सामने खड़े हुए हैं। मेरा अनुरोध ये है कि ऐसे भ्रामक तत्व जनता सब समझती है और तभी नीचे टीआरपी डाउन चली जाती है, तभी नंबर फिर 10 और 12वां 14वां हो जाता है। नंबर मैं आपसे सीधे उलझना नहीं चाह रहा हूं, सारी चीजें क्योंकि समय भी हमारे पास बहुत कम है और मैं चाहता हूं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा को भी थोड़ा समय दिया जाए। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा ये कह रहे हैं कि भाई वो डील जो हुई है वो दबाव में हुई है और मोदी जी झुक गए, और वो जो ये पहले से भी रहा है, मैं बहुत ज्यादा उस पर नहीं जाऊंगा कि चाइना अगर कोई चीज कहेगा तो उसको मानेंगे, भारत सरकार कहेगी तो नहीं मानेंगे, वॉशिंगटन का अगर जो दावा है वो मानेंगे, जो सरकार दिखा रही है कागज वो नहीं मानेंगे। बहरहाल वो कह रहे हैं कि नहीं, हम वॉशिंगटन की ही मानेंगे, हम बीजिंग की ही मानेंगे, लेकिन उनके फैक्ट्स के आधार पर अगर ये कहा जाए तो ये बातें क्यों सामने आ रही है? डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा। डॉक्टर कौशल कांत, आप हमें सुन पा रहे हैं? नहीं, उनके ठीक है, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा को हम दोबारा जोड़ने की डॉक्टर जी 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 आपका ऑडियो एक बार देख लीजिए, ऑडियो चेक कर लीजिए सर। डॉक्टर कौशल, हेलो जी जी जी, आप बोलिए। मैंने कहा कि इनको हमेशा चिंता रहती है ना, ये कह रहे हैं कि दबाव में, किस बात के दबाव होगा? दबाव अब नहीं होता है, दबाव आपके समय में होता था कि देश को बांट दो दबाव में, और किसी लेडी के दबाव में। नेहरू जी ने किया था, देश का हिस्सा दे दो, अक्साई चीन दे दो। क्यों? क्योंकि वहां कुछ उगता नहीं है। देश की बात करते हैं, चीन के साथ समझौता आप लोग करते हो, राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा आप लोग लेते हो, चीन के साथ जब डोकलाम चल रहा होता उस समय जाकर के उसके राजदूत से मिलकर के पार्टी आप करते हो, पकड़े जाने पे एक्सेप्ट करते हो। तो जितना आपने देश को नीचा दिखाया, जितना देश की जनता को चलाया, आज एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसने फ्रेजाइल 5 से चौथी इकोनॉमी बना दिया है, तीसरी बनने वाला है। हर चीज में पूरे विश्व के सारे आंकड़े जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होते हैं, कोविड के बाद से हाईएस्ट ग्रोथ रेट हमारी चल रही है, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जीडीपी हमारा डबल से ज्यादा हो चुका है। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप राहुल गांधी कुछ भी आके झूठ बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे। अरे कुछ नहीं करो, राहुल गांधी जी को अलोटी से हटा दो, कम से कम अलोटी के पद की इज्जत रह जाएगी। सिर्फ ये कहना चाहता हूं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, अजय वर्मा जी, विनोद मिश्रा जी, राजेश राज, आप सभी लोगों का शुक्रिया। आज चर्चा बस इतनी ही, लेकिन एक बात ये जरूर कहूंगा कि ये जब सारी बातें सामने लेकर के आते हैं और उसमें बात हिंदुस्तान की होती है, बात भारत और देश की होती है, तो ऐसे में ये बात जानना समझना ज़रूरी है कि हमारा देश क्या कह रहा है, हमारे देश की सरकार क्या कह रही है। और अगर आप उन पर ट्रस्ट ना करके दूसरों की कही हुई, और ऐसे लोग जो लगातार दूसरे ऐसे देशों के मैं राष्ट्राध्यक्ष भी कहूँगा जो झूठ बोलने के लिए बदनाम है, आप उनकी बात लेकर आए सदन में और उसको सच्चा बताते हुए, उसको ऑथेंटिकेट किए बगैर अगर आप बोलेंगे तो सवाल आपके ऊपर उठेंगे, क्योंकि ये फैक्ट कोई झुटला नहीं सकता कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत पिछले 10 वर्षों में उसने आशातीत परिवर्तन किए हैं लोगों के जीवन में, इस सत्य को कोई झुटला नहीं सकता। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बजट और सबसे तेज विकास। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात होगी यूपी की सबसे बड़ा बजट, सबसे तेज विकास। बात एक ऐसे राज्य की जिसने प्रगति, विकास, निवेश और रोजगार के नए प्रतिमान गढ़े हैं। एक ऐसा राज्य जो कभी बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था। गरीबी, पिछड़ापन, बेरोजगारी और अशिक्षा जिसकी नियति बन चुकी थी। भ्रष्टाचार, टूटी सड़कें और लचर कानून व्यवस्था जिसका स्थायी भाव हो गया था। वही राज्य अब विकास के एक्सप्रेसवे पर सरपट दौड़ रहा है। उसी राज्य ने आज अपना अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। अपने 10वें बजट में योगी सरकार ने 9,12,000 करोड़ रुपए का पिटारा खोला है। 9.12 लाख करोड़ रुपए का पिटारा खोला है। दरअसल वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को विधानसभा में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश किया। इस बजट का कुल आकार, जैसा कि हमने आपको बताया, कि 9,12,696.35 लाख करोड़ रुपए है, जो कि पिछले वर्ष के बजट की तुलना में 12.9% अधिक है। यह बढ़ोतरी राज्य की बढ़ती आर्थिक क्षमता और विस्तृत विकास की दृष्टि को दर्शाती है। वर्ष 2024-25 में प्रदेश की जीएसडीपी 30.25 लाख करोड़ रुपए आकी गई थी, जिसमें 13.4% की वृद्धि दर्ज की गई थी। यह साफ दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश अब देश की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में मजबूती से अपनी स्थिति बना चुका है। मैं इस बजट को बहुत विस्तार से नहीं जा रहा हूं, क्योंकि इस बजट में किसानों की, शिक्षा की, इन सब पर बहुत बड़ा फोकस किया गया है। लेकिन बावजूद मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पिछले 8-10 वर्षों में किस तरह से देश की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है उत्तर प्रदेश। किस तरह से प्रति व्यक्ति आय दोगुनी होकर लगभग 1,09,844 रुपए हो गई है, जो कि 2016-17 में 54,000 रुपए हुआ करती थी। और अब 2025-26 में इसको 1,20,000 किए जाने की या हो जाने की उम्मीद है। 6 लाख करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। बेरोजगारी दर घटकर यहां पर 2.24% हो गई है। निवेश और औद्योगिक विस्तार, उनका स्थिति यह है कि 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश है, जिसमें से 15 लाख करोड़ रुपए ऑन ग्राउंड आ चुका है। तो शिक्षा को 12.4% का बजट आवंटन देकर सरकार ने नई पीढ़ी के भविष्य को प्राथमिकता दी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यह बजट लोगों की अपेक्षाओं पर, आकांक्षाओं पर खरा उतरा है और लगातार बजट जो है वो बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो सड़कों, एक्सप्रेसवे, औद्योगिक गलियारों और बुनियादी ढांचे के विकास को तेज गति दी है उत्तर प्रदेश ने। तो एक बीमारू राज्य से लगातार सबसे तेजी से बढ़ते हुए राज्य में उत्तर प्रदेश सामने आया है और जो दूसरों के लिए नजीर बनकर उभरा है। 65% मोबाइल का उत्पादन सिर्फ उत्तर प्रदेश में होता है। साथ ही साथ 55% इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इकाइयां भी यहीं स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात बढ़कर 44,744 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जो हम रिलीजियस टूरिज्म की बात करते हैं, आप देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फुटफॉल होता है। तो किस तरह से बदला है पिछले कुछ समय में उत्तर प्रदेश, ये बानगी, ये नजीर पूरे देश के लिए है। अब आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में सीएम के योगी आदित्यनाथ ने बजट को लेकर के क्या कुछ कहा। देखिए, बजट की मैं थीम कहूं तो यह सुरक्षित नारी, सक्षम युवा,
खुशहाल किसान और रात को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित यह बजट 9 वर्ष के नवनिर्माण की एक नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। और इस पूरी बजट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह लखनऊ से जुड़े हुए हैं। रामेंद्र, इस बजट पर बहुत ज़्यादा मैं आपसे चर्चा इसके जो फैक्ट्स हैं वो बहुत इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो हमारे टीवी स्क्रीन्स पर भी चल रहा है, दर्शक उसको जान रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ इस बदलाव की कहानी कैसे आई, कैसे बदला, क्योंकि जब तक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति ना हो यह बदलाव संभव नहीं है। कैसे इसका आकलन करेंगे आप? देखिए निखिल, ये इस बदलाव का श्रेय जाता है भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ को भेजा है। देखिए, जब आपको अपने घर कुछ नहीं ले जाना होता है तो आपको लोगों के लिए करना होता है। बदलाव का दौर यहीं से शुरू हुआ। कहाँ है मुख्तार, कहाँ है बड़े बड़े अपराधी उत्तर प्रदेश का जो एक एक खंड चलाते थे, पूरा उत्तर प्रदेश लगता था अपराधी चला रहे हैं। तो उस दौर से उत्तर प्रदेश को बाहर निकालना एक बड़ी चुनौती थी। पहले ही 2-3 सालों की सरकार में जिस तरीके से उस कानून व्यवस्था पर काम किया, उससे लोगों को ये भरोसा बढ़ा कि उत्तर प्रदेश को ये व्यक्ति आगे लेके जा सकता है। और कोविड के दौर में जिस तरीके की चुनौतियों से उत्तर प्रदेश निपटा, उसके बाद ये भरोसा और मजबूत हुआ। तो धीरे धीरे आप देखिए ना, कानून व्यवस्था बेहतर हुई, रोड कनेक्टिविटी बेहतर हुई, टूरिस्ट लगातार उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में आ रहे हैं, किसानों की खुशहाली है, विद्युत जितने भी इस बार भी देखें कि जितने विद्युत नलकूप हैं उनको फ्री में बिजली दी जा रही है। जो नलकूप रह गए हैं कि ट्यूबवेल पंप सेट से चले, उनको सोलर में कन्वर्ट करने की बात हो रही है। यहाँ तक कि जो दिव्यांग हैं उनके लिए भी बात हो रही है कि उनको कैसे मुख्यधारा में लाया जाए। महिलाओं के लिए आप देखिए, महिलाओं के लिए लगातार काम हो रहा है, एमएसएमई सेक्टर के लिए काम हो रहा है, ओटीओपी के लिए काम हो रहा है, और एक डिस्ट्रिक्ट एक व्यंजन के लिए काम हो रहा है। तो जब रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, अर्थात में एक परिभाषा है कि बच्चा पैदा होता है तो केवल मुंह लेकर नहीं पैदा होता, 2 हाथ और 2 पैर लेकर पैदा होता है। अगर उसको काम दे दो तो समस्या नहीं समाधान है। तो उत्तर प्रदेश अब समस्या नहीं है, देश के लिए समाधान है। निखिल जी, बहुत बड़ी बात आपने कही, उत्तर प्रदेश समस्या नहीं है, समाधान है। लेकिन कुछ सियासत भी तो इसके पीछे होती है, और जो कुछ सियासी जिसको कहते हैं कि कहना ही है, रिएक्शन देना ही है। समाजवादी पार्टी कहती है कि ये उनका विदाई बजट भाषण है, और ये विदाई बजट है, गरीबों के लिए कुछ किया नहीं गया है। जबकि कहा जा रहा है कि भाई 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। कैसे इस सियासत को इसका आकलन कैसे करेंगे? देखिए निखिल, विपक्ष अपना काम कर रहा है, और 2017 से ही योगी को हटाने की बात हो रही। जिस दिन से वो आए थे, वो अनवरत आगे जाते हुए 10वें साल का बजट पेश कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि जो विपक्ष है उसको लग रहा है कि वो अपने डिरेल हो चुका है, वो जहां जाना चाहिए वहां नहीं पहुंच पा रहा, और वो लगातार ये प्रयास कर रहा है कि योगी पर एक डेंट लग जाए, वो एक खरोच लगे जिसको जनता के सामने कह सके। वही एक खरोच नहीं लगा पा रहा है विपक्ष। वो इस तरीके की बातें करके जनता का दिल नहीं जीत सकता, क्योंकि जनता जमीन देख रही है, जनता उनका नेतृत्व देख रही है, जनता उनकी जो कर्मठता है वो देख रही है, किस तरह हवाई चप्पल पहन के आदमी काम कर रहा है। तो जब तक आप डेंट नहीं लगा पाते हो तब तक चुनौती है। तो विपक्ष उस डेंट की तलाश में है, जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक विपक्ष के रास्ते नहीं खुलेंगे। निखिल, चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और अपनी सारगर्भित इस बात के लिए भी बहुत बढ़िया। और जिस तरह से आपने देखा, मुझे तो ये बार बार लगता है कि ये एक रवायत क्यों बना रखी है विपक्ष ने कि अगर किसी का बजट आएगा तो उसका विरोधी करना है। अरे कुछ अच्छी बातें भी रही होंगी पूरे बजट में, चाहे वो यूपी हो चाहे केंद्र में हो, कुछ अच्छी बातें अगर आप कहें तो ये लगता है कि आप तर्कपूर्ण ढंग से कोई बात रख रहे हैं। लेकिन जिस प्रदेश ने 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया हो, उसका ये बजट के बारे में कहना ये गरीब विरोधी है, ये बात कुछ समझ में नहीं आती। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर हमारी केरल से है। सबरीमला मंदिर सोना चोरी का मामला, भगवान को भी नहीं छोड़ा, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का, अदालत का, हम नहीं कह रहे। सबरीमला सोना चोरी मामले में हुई पूर्व त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड सदस्य केपी शंकर दास की याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि उन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा,
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि केस में लगातार हो रही अनदेखी जांच के इंटेंशन पर सवाल उठाता है। केरल उच्च न्यायालय ने राज्य के विजिलेंस को आदेश दिया है कि मंदिर की अव्यवस्था और मंदिर के फ्लैग मास्ट पर सोने की परत चढ़ाने के मामले में भ्रष्टाचार की जांच हो। उधर ईडी ने त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड के सेक्रेटरी एच जयश्री और कल्पेश को सबरीमला गोल्ड चोरी मामले में नोटिस दिया है। अगले हफ्ते उन्हें सोना चोरी मामले के लिए इस मामले में पूछताछ के लिए हाजिर होना है। सबरीमला मंदिर से जुड़े बहुचर्चित सोना चोरी मामले में जांच की धीमी रफ्तार पर केरल हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम यानी एसआईटी को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि पुलिस की सुस्ती और समय पर चार्जशीट दाखिल न कर पाने की वजह से मुख्य आरोपियों को वैधानिक जमानत का लाभ मिल रहा है, जो जांच एजेंसी की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। कांग्रेस पार्टी एसआईटी पर आरोप लगाती है कि सीपीएम सरकार के इशारे पर राज्य पुलिस दोषी तक नहीं पहुंच रही है। अब इस मामले में 13 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन पुलिस की ढिलाई का फायदा आरोपियों को मिल रहा है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान गोल्ड प्लेटिंग चढ़वाने वाला पोट्टी के टीडीबी अध्यक्ष को भेजे ईमेल का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि श्री कोविल के मुख्य द्वार और द्वारपालकों के मूर्तियों पर गोल्ड प्लेट चढ़ाने के बाद उनके पास कुछ सोना बचा है, जिसे वो एक जरूरतमंद लड़की की शादी में टीडीबी के सहयोग से इस्तेमाल करना चाहते हैं। साल 2019 में उन्नीकृष्णन पोट्टी ने अपने खर्च पर मंदिर की मूर्तियों और कीमती वस्तुओं पर सोने की परत चढ़ाने के लिए टीडीबी की मंजूरी प्राप्त की थी। टीडीबी ने 42.8 किलोग्राम वजन वाले इन सामानों को पोट्टी की कंपनी स्मार्ट क्रिएशंस चेन्नई को सौंप दिया था। सवाल यह है कि विश्व प्रसिद्ध सबरीमला मंदिर का प्रबंधन राज्य सरकार के टीडीबी बोर्ड को वो जब देखता है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप उसी बोर्ड पर क्यों लग रहे हैं? प्रसिद्ध सबरीमला अयप्पा मंदिर रिकॉर्ड आय अर्जित कर रहा है। 2005 के मंडल तीर्थयात्रा सत्र के दौरान लगभग 333.77 करोड़ से बढ़कर 440 करोड़ रुपए तक का रिकॉर्ड राजस्व एकत्र किया गया था। इस आय का मुख्य स्रोत आरावण बिक्री, हुंडी दान 126 करोड़ और अपम बिक्री है। पिछले साल 30 लाख से अधिक भक्तों ने मंदिर का दर्शन किया था, लेकिन अव्यवस्था का आलम यह है कि अत्यधिक भीड़ के कारण हर साल कई श्रद्धालुओं की जान चली जाती है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सबरीमला मंदिर में सोने की चोरी के मामले में केरल सरकार को दोषी बताया था। मुख्यमंत्री केरल को कहने आया हूं, सबरीमाला के अंदर आपने देवस्थान का जो खजाना चोरी हुआ है वो सिर्फ केरल के लोगों की आस्था का सवाल नहीं है, पूरे देश के लोग बड़ी शंका के साथ आपको देख रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, ये पूरे सम्मेलन की ओर से, चुने हुए प्रतिनिधियों की ओर से केरल के मुख्यमंत्री के सामने मांग करना चाहता हूं कि ये जांच को एक न्यूट्रल एजेंसी को आप स्वयं ही सौंप दें। तो न्यूट्रल एजेंसी को सौंपने की बात कही थी, अमित शाह ने इस बात की मांग की थी। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता तिरुवनंतपुरम से विवेक नारायणन जुड़ रहे हैं। विवेक, इस पूरे मामले में जिस तरह से एसआईटी को फटकार लगाई अदालत ने और जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, राज्य सरकार पर आरोप ये जाता है कि वो जानबूझकर कहीं ना कहीं पुलिस क्योंकि पुलिस जब की बात आती है तो वो तो राज्य सरकार के दायरे में है, तो ये क्यों ना माना जाए कि राज्य सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है कि ये जांच ठीक से हो ना पाए और जो दोषी हैं उन तक ना पहुंचा जा सके। सबरीमला गोल्ड चोरी मामले में रूलिंग गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। केरला हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई तो कांग्रेस और बीजेपी ने सीपीएम गवर्नमेंट पर चोरी का आरोप लगा दिया। बीजेपी ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट हिंदुओं का सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है। ऑपोजिशन पार्टीज असेंबली इलेक्शंस तक इस इश्यू को अलाइव रखना चाहता है। रिमेंबर टुडे ऑल्सो द थर्ड अक्यूज्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर केस एन वासु, हु इज ऑल्सो द फॉर्मर टीडीपी प्रेसिडेंट, उनको भी बेल he also received the bail. So ये बहुत critical issue है, very sentimental issue है, and since the elections are approaching,
in the month of April. All political parties, CPM, Congress, BJP, or all political parties, this issue is going to be a main point of contentions, and this is going to be a major discussion and also a debate among the people and the political parties. जी, निश्चित तौर पर यह डिबेट का पॉलिटिकल पार्टीज पे। आपको लगता है कि राज्य की जो जनता है, आम लोग हैं, वो कैसे ले रहे हैं इस मामले को? उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं? क्या आपको लगता है? Yes, indeed. Even the devotees, Hindu devotees का sentiments भी hurt हो गया, और इस कारण में अगली elections में, अगली state assembly elections में, and this is going to be a major point of discussions, और elections में इस विषय could actually turn the change, against the CPM. तो और BJP और Congress could actually gain from this, entire fiasco, the entire gold smuggling case. जी, निश्चित तौर पर इसके राजनीतिक रिपरकशंस हो सकते हैं। विवेक, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो विवेक ने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम को इसका नुकसान राज्य सरकार को होगा, क्योंकि ये बात साफ तौर पर देखी जा सकती है कि सबरीमला मंदिर में जो ये पूरा सारा मामला हुआ है, इसमें ये बात भी सामने आ रही है कि राज्य सरकार अगर इसमें ढिलवाही बरत रही है तो जाहिर तौर पर जो हिंदू सेंटिमेंट्स हैं उनको आहत किया जा रहा है। इस वक्त में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।